हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने EORO की मैराथन क्लासेस चल रही है और अब तक क्या क्या हो चुका है मैं बता दूं कि अपने कर चुके हैं। राजस्थान की पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, राजस्थान आर्ट कल्चर और हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और अब अपने आज शुरू करेंगे इंडिया की पॉलिटी। और एक इंडिया की पॉलिटी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि EORO की टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट होने जा रही है। कब से? 19 फरवरी से। 19 फरवरी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी कीजिए और टेस्ट से अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। और इसमें पहले सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा। उसमें देखो, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान का पहले जैसे राजस्थान वाला किया था उसका दार्शनिक तत्व और राजनीतिक व्यवस्था जिसमें था, तो इसमें क्या क्या करने पड़ेंगे? संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता, संविधान में कैसे संशोधन होते हैं, उद्देश्य क्या यानी प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ये तो है आपके दार्शनिक तत्व। फिर ये राजनीतिक व्यवस्था है, तो ये अपना कंप्लीट करेंगे। जैसे वैसे तो देखो इंडिया की पॉलिटी है वो बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है। तो उसका मतलब जैसे अब संविधान, आज अपने कोशिश करेंगे कि कम से कम मैटर में ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो EO वाला आरओ वाले सिलेबस है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो कम से कम मैटर में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो निकल के वो कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस है, जैसे जैसे अपने होता जाएगा अपने यहाँ देखते रहेंगे। सबसे पहले अपने करते हैं आज संविधान सभा। संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन कब होता है, किसकी सिफारिश पर होता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है संविधान सभा का गठन कि कोई मिशन आया था क्या, किसी की सिफारिश पर हुआ था क्या? तो कैबिनेट मिशन आता है, एक कैबिनेट मिशन आता है। उसने जो सिफारिश की, उसने जो बताया, उसके आधार पर 6 दिसंबर 1946 6 दिसंबर 1946 ये डेट याद रखनी है, कैबिनेट मिशन याद रखना है और इस संविधान सभा का गठन हुआ था। सीटों का बंटवारा की संविधान सभा आप अपने देखे कि कितनी सीट थी, उसका बंटवारा कैसे हुआ था, संविधान सभा उसका गठन जो सदस्य है वो चुने कैसे गए थे, है ना। तो सीटों का बंटवारा हुआ था जनसंख्या के आधार पर। और संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हुए थे। उस टाइम जो प्रांतीय व्यवस्थापिका थी वो सदस्य उन लोगों ने निर्वाचित किया। और तो अप्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जैसे अब अपने राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है उस तरह से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। एक थोड़ा सा फैक्ट ये ध्यान में रखना कि महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने को बताया स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल था, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। अब आपने देखते हैं कि संविधान सभा है उसमें टोटल सदस्य कितने थे? तो टोटल सदस्य थे 389, 389 389 थे। उस टाइम क्या है, 3 भाग में बटा हुआ था पूरा ब्रिटिश साम्राज्य। कुछ प्रांत थे जो ब्रिटिश प्रांत थे और कुछ देशी रियासतें थी। मोटे रूप में ये 2 भाग याद रखना। ब्रिटिश प्रांत में 389 टोटल सदस्य थे, ठीक है, 389। उसमें 292 तो थे आपके ब्रिटिश प्रांत से और 93 थे देशी रियासतों से जहाँ देशी राजाओं का शासन था। और 4 थे आपके कमिश्नर क्षेत्र के व्यक्ति। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि थे। और चुने किसने? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए। तो निर्वाचन कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, ठीक है। मूल संविधान सभा थी जब 6 दिसंबर 1946 को गठन होता है, उस टाइम 389 सदस्य थे, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से, ठीक है। फिर संविधान सभा कार्रवाई 6 दिसंबर को गठन हो गया, निर्वाचित हो गए, 389 सदस्य आ चुके हैं। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 6 के बाद 9 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और जब पहली बैठक होती है तो एक अध्यक्ष की जरूरत होती है। तो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो अस्थायी अध्यक्ष थे।
स्थायी नहीं थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सीधा क्वेश्चन है, पहले संविधान सभा के पहले अस्थायी पहले अध्यक्ष वही होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो बनाए गए थे, अस्थायी थे। फिर 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को दोबारा बैठक होती है, उसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त होते हैं, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक उपाध्यक्ष है HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचार्य, इनको उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ये फैक्ट है, आपको फैक्ट हमेशा इतने हैं संविधान सभा के, वो ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वन लाइनर आता है, सीधा फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपके उस हिसाब से है। तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है। फिर एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा का महत्वपूर्ण भाग है। 11 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर 1946 को, कब है? 13 दिसंबर, पहले 6 दिसंबर 46 को गठन होता है, 9 दिसंबर को कार्रवाई शुरू होती है, पहली बैठक होती है, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, उन्हें क्या है? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और 13 दिसंबर को प्रस्ताव आता है, उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सीधा क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या था ये उद्देश्य प्रस्ताव? तो इसमें संवैधानिक संरचना के जो मूल तत्व थे, मूल दर्शन थे, निहित थे। कहने को आज की जो संविधान की प्रस्तावना है वो एक तरह से उद्देश्य प्रस्ताव था। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे जाकर संशोधित रूप में प्रस्तावना का रूप लेता है। ठीक है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। ये तारीख भी याद रखनी है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। और लाया कब गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। वर्तमान में जो भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना है, वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है। क्लियर है। अब संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य जो फैक्ट है वो हमें देखने हैं। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। राष्ट्रमंडल है, ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसके अधीनस्थ रहे राज्य थे, जो बाद में स्वतंत्र हो चुके थे, उनका एक संघ बनाया गया था राष्ट्रमंडल। भारत को था कि आप उसकी सदस्यता लेना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मई 1949 में भारत ने डिसाइड किया कि हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करेंगे और राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहेंगे। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र दिवस है, उसके जस्ट 2 दिन पहले 24 जनवरी 50 को एक काम और हुआ था। क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। तो ये थोड़े से डाटा है, जो फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। अब संविधान सभा है, उसको कितना टाइम लगा भारत के संविधान को निर्माण? संविधान सभा का काम क्या था? भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना था। तो इसको कितना टाइम लगा? इसको टोटल लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में। संविधान सभा की कुल 11 बैठक होती है और इस दौरान भारत के संविधान का निर्माण होता है। तो संविधान निर्माता है, इन्होंने संविधान का निर्माण किया, तो कोई सोर्स लिया क्या? तो इन्होंने लगभग 60 देश है उनके संविधान का अध्ययन किया और इनके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ और कुल खर्च 64 लाख रुपए आए। ठीक है, ये नॉर्मल बात है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ये ध्यान में रखना। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में जब पहले आम चुनाव होते हैं लोकसभा और अपने संसद के, उस दौरान 1951-52 में पहले आम चुनाव होते हैं, उस तक चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। सिंपल सी बात रखना है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। अब 26 जनवरी 1950 से लेकर अपने चुनाव, पहले चुनाव कब होते हैं? 1952 में होते हैं। तो 2 साल का कार्यकाल में इस संविधान सभा ने ही भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया था। ठीक है।
अब अपने को पता है थोड़ी बहुत इस संविधान निर्माण के दौरान है, संविधान का निर्माण किया, कितने सदस्य, 389 सदस्य थे। बाद में पाकिस्तान बनने के बाद कुछ सदस्यों की संख्या में कटौती हो जाती है, कुछ उधर की उनकी संविधान सभा में शामिल हो जाते हैं। तो इधर इस संविधान निर्माण के दौरान क्या हुआ, कुछ समितियां बनी कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। अब वो समिति कौन थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंडिया की पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। पहली समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति किसकी अध्यक्षता में गठित हुई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक आती है संघीय संविधान समिति, एक आती है प्रांतीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति है वो किसकी अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। संघ शक्ति समिति, संघ के साथ शक्ति समिति है, ये भी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। एक संचालन समिति आती है जिसे प्रक्रिया या नियम समिति कहती हैं और उसे ही संचालन समिति कहती हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के संबंध में परामर्श देने के लिए एक समिति गठित की जाती है। भी कितने मौलिक अधिकार होने चाहिए, अल्पसंख्यक है उनको क्या क्या, उनके क्या अधिकार होने चाहिए, उनके क्या काम होने चाहिए, उनके लिए एक परामर्श समिति गठित की जाती है। दोनों के संयुक्त रूप से होता है तब तो इनकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इनकी उप समिति भी बनाई जाती है, मौलिक अधिकारों की उप समिति अलग से और अल्पसंख्यक अधिकार वाली उप समिति अलग से। तो मौलिक अधिकार की उप समिति उनके अध्यक्ष है JB कृपलानी और अल्पसंख्यक वर्ग की उप समिति के अध्यक्ष है HC मुखर्जी। प्रक्रिया संबंधी नियम ये सेम है, संचालन संबंधी कह दो जी, प्रक्रिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। अब ये 7 समितियां हैं, 8 यहाँ लिख दिया, प्रक्रिया वाली दोबारा हो गई। 7 समिति है, आपको 7 की समिति उनकी अध्यक्षता किसने की वो याद होने चाहिए। वापस से देख लो, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ वाला काम है वो मोस्टली जवाहरलाल नेहरू वाला, ध्यान रखना। तो संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति फिर संघ आ गया तो जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति है, प्रक्रिया नियम समिति है ये राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक की जो ज्वाइंट कमेटी है उसकी तो होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी अलग अलग उप समिति बनी है, एक मौलिक अधिकार की, एक अल्पसंख्यक की। तो मौलिक अधिकार की उप समिति है वो आपकी है JB कृपलानी और अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति है उसके हैं HC मुखर्जी। ठीक है। राज्यों के लिए समिति है वो है जो एक ही है राज्यों के लिए, बाकी यहाँ प्रांतीय संविधान समिति है ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्यों के लिए एक समिति बनती है वो है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, ये आप ऐसे याद रखना है। आप पीछे के जितने भी कोई एग्जाम हुए उसके आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको इसमें से ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा प्रारूप समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। प्रारूप क्या है, संविधान का पूरा प्रारूप ही तय करना इसका काम था, तो इसके सदस्य और कर लेते हैं। BN राव द्वारा दिए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित कर प्रारूप समिति का गठन हुआ। सीधा पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसे किया गया, भीमराव अंबेडकर को। और प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, 7 थे। 7 के नाम आपको पता होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, दूसरे दस्ते N गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला खां, N माधवराय और DP खोता, ये इनके सदस्य थे। अब ये N माधवराय की जगह पहले थे BL मित्र थे, उनके जगह पर बाद में N माधवराय को नियुक्त कर दिया गया। DP खोतान है 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है DP खोतान की, तो आगे TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया और संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ। ये बाई चांस कई बार क्या होता है इसे पूछ लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान बहुत बड़ा था संविधान निर्माण में, तो इसे नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ से चुनाव लड़ा था इन्होंने, तो पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ा था। लेकिन इससे पहले अपने की है प्रारूप समिति। सबसे पहले इनका गठन कब होता है, 29 अगस्त 47 को। अध्यक्ष तो आपको पता चल गया भीमराव अंबेडकर है, सदस्य भी आपको पता होना चाहिए N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला,
एन माधवराय, डीपी खोतान, लेकिन साथ में बीएल मित्र और टीटी कृष्णामाचारी का भी नाम ध्यान में रखना। कई बार ऑप्शन में ये नाम ना देके ये दिए हो तो भी ये प्रारूप समिति के सदस्य है, ठीक है। पहले बीएल मित्र सदस्य होते हैं, उनकी जगह तो माधवराय आ जाते हैं। डीपी खोतान नियुक्त होते हैं, लेकिन उनकी 1948 में मृत्यु हो जाती है, तो टीटी कृष्णामाचारी सदस्य बनते हैं, ठीक है। और बीएन राव है, जो बीएन राव है, ये ध्यान में रखना आपका, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार है। कौन है? संवैधानिक सलाहकार माने तो वो है बीएन राव, संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। तो ये होगी आपकी प्रारूप समिति। अब आपने देखा कि संविधान सभा आई, कब आई वो आपने देख लिया। संविधान की मुख्य मुख्य समितियां, उनके अध्यक्ष देख लिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। कब? 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी और परिवर्तनशील नियम, छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान तो स्वतः ही लागू हो जाते हैं। लेकिन हम अपने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को इस दिन संविधान निर्माण का कार्य कंप्लीट हो चुका था। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान निर्माण पर हस्ताक्षर कर दिए थे 26 नवंबर 1949 को। इस दिन कुछ प्रावधान तो इस दिन स्वतः लागू होते हैं। कब? नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, ये ध्यान में रखना आप। इतने चुनाव, नागरिकता और तदर्थ संसद कब लागू हो गए थे? 26 नवंबर 1949 को। संविधान के शेष प्रावधान आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में क्यों चुना? जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन चुका था, हस्ताक्षर हो चुके थे, तो फिर 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, 26 नवंबर को क्यों नहीं लागू हुआ? तो इस दिन की शुरुआत इसीलिए की क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का होता है लाहौर अधिवेशन, दिसंबर 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिस्ट्री में देखा आपने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर साल अधिवेशन हो रहा है। 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है। और इस पूर्ण स्वराज को प्रस्ताव पारित किया, तो इस पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के लिए कहा कि हम 26 जनवरी 1930 को इस दिन को स्वतंत्रता के रूप में मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 था वो दिन। इसीलिए उस संविधान की शुरुआत, जहाँ इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए और संविधान लागू करने की तिथि कब निर्धारित की? 26 जनवरी 1950, ठीक है। संविधान के साथ शुरुआत के साथ ही भारतीय संविधान अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है और भारत शासन अधिनियम 1935 दोनों खत्म हो जाते हैं। हालांकि अबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट है 1949 है, वो लागू रहता है। तो जैसे संविधान लागू होता है, कौन कौन से? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 दोनों स्वतः खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको 26 नवंबर 1949 को क्या क्या प्रावधान हुए ये ध्यान रखना है। 26 जनवरी 50 है, ये उस दिन संविधान लागू होता है, ठीक है। ये था संविधान सभा का। संविधान सभा अपने मुख्यतः आए थे, फैक्ट ही आए थे, वो फैक्ट आपको याद रखना है, सारी तारीख याद रखनी है। संविधान सभा का गठन कब होता है? 6 दिसंबर 1946 को होता है। 9 दिसंबर 46 को पहली बैठक होती है। उस दौरान क्या होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। उस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। 13 दिसंबर याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? कि उस दौरान उद्देश्य प्रस्ताव आता है। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? वर्तमान में भारत की जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक मोटा मोटा प्रारूप है। फिर अपने संविधान की जो निर्माण के दौरान कौन कौन सी समितियां कार्यरत थी वो देखा, तो उसमें अपने प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य के लिए समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी समिति हैं, उनकी अध्यक्ष ध्यान देखे हैं, ठीक है। फिर कब संविधान लागू हुआ, इससे संबंधित प्रावधान कर लिए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसकी विशेषता देखेंगे। इसमें जो मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस भारतीय संविधान की विशेषता से आप डायरेक्ट निकल सकते हैं, ठीक है। पहला सबसे लंबा लिखित और निर्मित संविधान है। भारत का संविधान संविधान सभा ने निश्चित समय और योजना के अनुसार बनाया, इसलिए इसमें सरकार के संगठन के आधारभूत सिद्धांत औपचारिक रूप से लिख दिए हैं। कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, उनकी कैसे रचना होगी,
कार्य प्रणाली क्या होगी, नागरिकों के साथ उनके संबंध क्या होंगे, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, इनके बारे में स्पष्ट उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। दूसरी विशेषता विस्तृत और व्यापक है। मूल रूप से संविधान में प्रस्तावना थी एक, 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। एक प्रस्तावना और भाग देखें तो 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। ध्यान में रखना, ये प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, भाग 22, अनुसूची 8। वर्तमान में देखें तो भारतीय संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद है, अनुसूची 8 से 12 हो चुकी है। ये अपने 12 की 12 देखेंगे क्या क्या बात है इसमें। और 25 भाग मोस्टली 22 ही है। 22 में भाग जैसे एक 9 है तो 9 क जोड़ दिया, भाग 4 पहले से था तो 4 क जोड़ दिया। इस तरह से देखें तो 25 भाग हो गए। भारतीय संविधान को इतना विस्तृत क्यों बनाया गया? तो एक तो इसका भौगोलिक कारण थे, भारत का विस्तार विविधता इतना बड़ा भौगोलिक विस्तार है, इस दृष्टि से सबको कवर किया गया। दूसरा ऐतिहासिक है, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसको लिया गया तो वो इतना लंबा था। और संविधान सभा में कानून के विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, उन्होंने एक एक अनुच्छेद को अच्छे से देखा और लिखा, तो इस वजह से ये इतना बड़ा है। ठीक है, तो विस्तृत व्यापक अभी आपको याद रखना है, प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची, और अभी 8 अनुसूची की जगह 12 अनुसूची, ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर विभिन्न स्रोत से विहित है। वे भारत का संविधान बना तो अपने पहले पढ़ा 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया, उसके आधार पर संविधान निर्माण किया गया। तो संविधान का अधिकांश हिस्सा है वो तो अपने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 से संविधान का एक दार्शनिक भाग है। दार्शनिक भाग में क्या आता है? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें दार्शनिक भाग में मौलिक अधिकार तो अपने लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, और नीति निर्देशक तत्व अपने लिए गए आयरलैंड से। ठीक है, भारतीय संविधान की राजनीतिक सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का हिस्सा है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये अपने आगे अलग अलग देशों से क्या क्या लिया गया है, और उनसे एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है हर एग्जाम में, वो अपने देखेंगे अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, ऐसे जितने देश से वो कर सकते हैं अपने वो देखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक विशेषता संविधान की है कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। एकात्मकता मतलब एक ही सरकार, जैसे केंद्र सरकार है वो एक सरकार पूरे देश पर शासन करे। संघात्मकता का मतलब 2 सरकार, एक केंद्र की और एक राज्य की। ठीक है, तो एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, अपने दोनों झुकाव एकात्मकता की है पर है अपने संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघ सरकार की स्थापना करता है अपने संघीय, इसमें संघ के सभी आम लक्षण है। अब आपको यहाँ ध्यान में क्या रखना है कि संघ सरकार के क्या लक्षण होते हैं, एकात्मक सरकार के क्या लक्षण होते हैं। संघ सरकार के लक्षण देखो, एक तो 2 सरकार होगी, केंद्र और राज्य की, शक्तियों का विभाजन होगा, तो अपने देश में शक्तियों का विभाजन है, 2 सरकार है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल में देखें तो विधानसभा और विधान परिषद। तो संघ सरकार की विशेषता है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान है, लिखित है, सर्वोच्च है, कठोर है, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। सीधा क्वेश्चन आता है निम्न में से संघीय सरकार का लक्षण कौन सा नहीं है? 3 दे देंगे आपको संघ सरकार के, 1 दे देंगे एकात्मक सरकार का, और आपको उसमें से एकात्मकता वाला है वो अलग करना है। ठीक है, यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और संघीय लक्षण भी विद्यमान है। एकात्मक मतलब एक सशक्त केंद्र है वो सशक्त है, ज्यादा शक्तिशाली है, एक ही संविधान है, एकात्मकता के लक्षण है ये, एक ही संविधान है, राज्यों का अलग कोई संविधान नहीं है। ठीक है, एक नागरिकता है, हम भारत के लोग हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं। ठीक है, संविधान का लचीलापन, संविधान में परिस्थिति के अकॉर्डिंग संशोधन किया जा सकता है। एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। अखिल भारतीय सेवा, जिनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। आपातकालीन प्रावधान, जो 3 प्रावधान अपने आगे देखेंगे 352, 356 और 360, जिसके तहत जब आपातकाल लागू हो तो उसके दौरान केंद्र अपने हाथ में शासन व्यवस्था ले सकते हैं।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। संघ सरकार के लक्षण क्या है और संघ सरकार के लक्षण ये है, एकात्मक सरकार के लक्षण क्या है। ठीक है, अलग अलग इसको याद रखना है। फिर अपना सरकार का संसदीय रूप है, एक होता है संस्थात्मक शासन प्रणाली, एक होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अपने भारत में क्या अपनाई है? संस्थात्मक शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान में अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है? शक्ति के पृथक्करण पर आधारित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका बिल्कुल अलग अलग होती है। संघात्मक संसदीय में क्या होती है? विधायिका कार्यपालिका के बीच में समन्वय रहता है और कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिनिस्टर रूप में उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करती है। राज्य में भी संसदीय प्रणाली है तो अपने यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता ये आपको ध्यान में रखनी है। संसदीय प्रणाली निम्न में से कौन सी विशेषता है जो संसदीय प्रणाली की नहीं है? तो ये आपको ध्यान में रखनी है। पहली विशेषता, यहाँ वास्तविक और नाम मात्र कार्यपालिका की उपस्थित होती है। वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र कौन सी होती है? वास्तविक नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है, वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री साथ मंत्रिपरिषद, ये आपकी वास्तविक कार्यपालिका। बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। जहाँ संसदीय प्रणाली होगी वहाँ बहुमत वाला दल उसकी सत्ता होगी। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की जवाबदेहिता होगी। कार्यपालिका वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी और विधायिका में मंत्रियों के सदस्य, मंत्री जितने भी होंगे वो विधायिका के सदस्य होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो 6 माह के अंदर उन्हें चुनाव में जीत के सदस्य बनना पड़ता है, अन्यथा उनकी मंत्रिपरिषद से सदस्यता जाएगी। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होगा। निचले सदन का विघटन हो सकता है लोकसभा और विधानसभा का। तो ये संसदीय प्रणाली है, उनकी विशेषता ये आपको ध्यान में रखनी है। वास्तविक नाम मात्र की कार्यपालिका होगी और बहुमत वाला दल होगा, उसकी सत्ता होगी। विधायिका के सामने कार्यपालिका की जवाबदेहिता होगी। विधायिका मंत्री है वो विधायिका के सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नेतृत्व होगा और निचले सदन का विघटन लोकसभा और विधानसभा का हो सकता है, विघटन हो सकता है वो निचले सदन का। ये विशेषता किसकी है? संसदीय शासन प्रणाली की। ध्यान में रखना। तो किसकी विशेषता ध्यान में रखनी है? भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ रहे हैं, उनमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अपने को लिखना ईओ के एग्जाम में लिखना तो है नहीं, ईओ के एग्जाम में है तो आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। इसमें अपने क्या क्या पढ़ा? संघात्मक सरकार है उसकी क्या विशेषता होती है? एकात्मक सरकार की क्या विशेषता होती है? संसदीय प्रणाली अपनाई गई भारत में तो संसदीय प्रणाली की क्या विशेषता हो सकती है? तीनों याद हो गए। अब अपने अगली विशेषता है संसद की संप्रभुता या और न्यायिक सर्वोच्चता, दोनों में समन्वय हुआ है। संसद की संप्रभुता का नियम तो अपने ब्रिटेन की संसद से लिया गया है, संसद अपने संप्रभु है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये ध्यान में रखना। एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, उसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है और राज्य में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय। तो एक एकीकृत न्यायपालिका है, पहले निचली अदालत, फिर उसे ऊपर उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के ऊपर उच्चतम न्यायालय। एकीकृत है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार है। अब अपने विशेषता ध्यान में रखनी है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग कौन सा है? तीसरा भाग है 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ये अपने मौलिक अधिकार अलग से भी पढ़ेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 है वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में जाने की इजाजत देता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ 5 प्रकार के रिट जारी की जा सकती है। अब अपने को देखना ये यहाँ अपनी विशेषताएं पढ़ रहे हैं तो अभी अपने इतना ही ध्यान रखते हैं, आगे अपने मौलिक अधिकार करेंगे। मूल संविधान याद रखना है, भाग याद रखना है,
3। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में थे 7। तो एक और कौन सा था? तो संपत्ति का अधिकार था, वो मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में जाके उसको खत्म कर दिया गया और अब फिलहाल देखिए 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 भाग में किया गया। भाग 4 है, इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है, सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक नीति निर्देशक तत्व। इनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। और मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकार की तरह इनको कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार है, उनको कानून के रूप में लागू किया जा सकता है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर न्यायालय जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व है, ये कानून के रूप में लागू नहीं हो सकते। नीति निर्देशक तत्व एक तरह से आने सरकार है उनके लिए एक पथ प्रदर्शक है, आचार संहिता के रूप में कार्य करती है। उनको ध्यान में रखकर सरकार द्वारा, क्योंकि इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है तो जो भी आवश्यक कानून बनाए जा सकते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं। ठीक है। फिर मौलिक कर्तव्य है संविधान की विशेषता। मौलिक कर्तव्य आपको पता है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था। तो मूल कर्तव्य में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो फिर क्या हुआ? फिर एक स्वर्ण सिंह समिति आती है, याद रखना स्वर्ण सिंह समिति है की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 जोड़े गए। लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन आता है और उससे एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये कहाँ जोड़े? फिर जोड़े बाद में गए, मूल में तो था नहीं। तो भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। उन नीति निर्देशक तत्व है, उसी में एक भाग जोड़ा गया, भाग 4 क। भाग 4 है क जोड़ा और उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इसमें एक ही अनुच्छेद डाला गया, 51 क। कौन सा? 51 क एक अनुच्छेद डाला गया, उसमें सारे मौलिक कर्तव्य उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, एक किसी भी धर्म की तरफ झुकाव नहीं है, या किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो प्रस्तावना में पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। आपको पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान की विशेषता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी 1900 पहले क्या था? वर्ष 1989 में आता है 61वां संविधान संशोधन। कब आता है? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1989 में। इसमें मतदान की उम्र पहले थी 21 साल, अब उसके बाद कर दी 18 वर्ष। 18 वर्ष कब की गई? तो ये ध्यान में रखना, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है मतदान की आयु। एकल नागरिकता संविधान की विशेषता, हम भारत के लोग हैं। आपातकालीन प्रावधान भी भारतीय संविधान की विशेषता है। इन प्रावधानों को शामिल करने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, संविधान देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना था। आपातकालीन प्रावधान 3 परिस्थिति में देश में आपातकाल लागू हो सकता है। ये 3 देख लेते हैं यही, क्योंकि आगे अपने आपातकाल सिलेबस में से अलग से है नहीं। तो 3 प्रकार के आपातकाल है। एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्य में आपातकाल जिन्हें राष्ट्रपति शासन बोला जाता है, एक होता है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352, 356, 360। ठीक है। अब देखो कि 352 के तहत कब लगेगा? युद्ध, आक्रमण, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। अनुच्छेद 352 मूल संविधान में था कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर देश वैसा लगे कि आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई है, युद्ध हो चुका है, बाह्य आक्रमण हो चुका है, तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। तो अब फिर 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। तो उसके बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति थी उस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया।
किसके आधार पर? 44वें संविधान संशोधन ने 1978 के द्वारा। ध्यान में रखना, ये संविधान संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया और ये अनुच्छेद 352 है। राज्य में आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता अनुच्छेद 356, केंद्र के निर्देश का अनुपालन करने पर 365। राज्य में मान लो राज्यपाल यह कहे कि राज्य का जो प्रशासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, इस हिसाब से रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ये अनुच्छेद है 356। एक अनुच्छेद 365 और ध्यान में रखना है। 365 क्या कहता है कि केंद्र के निर्देश है उनकी अनुपालना राज्य सरकार ने नहीं की। केंद्र ने कुछ निर्देश दिए और राज्य सरकारों ने केंद्र के नियम निर्देशों की अवहेलना की और केंद्र के निर्देशों की पालना नहीं हो पा रही है, तब क्या है राष्ट्रपति शासन लागू होगा। वो तब आधार लेंगे 365 का, 365 का आधार लेंगे जब केंद्र के निर्देशों का अनुपालन नहीं हो पा रहा है राज्यों से, तब तो। और राज्यपाल यह कहते कि संविधान के अनुसार राज्य का प्रशासन नहीं चलाया जा रहा है, तब 356 ध्यान में रखना है। वित्तीय आपातकाल, भारत की वित्तीय स्थिरता संकट में है, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है, लेकिन अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं है। राष्ट्रपति शासन बहुत बार है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अपने पढ़ा था, कितनी बार लग चुका है अब तक? 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लग चुके हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है और अनुच्छेद 352 है। ठीक है। अब संविधान की लास्ट विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। अपने को पता है 1992 में 73वां संविधान संशोधन आता है और 74वां संविधान संशोधन आता है। त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। मूल संविधान में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उल्लेख नहीं था और 73वां 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज और नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देकर त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। तो ये संविधान की विशेषता है। आपको पॉइंट्स है, मोस्टली आपको याद रहना चाहिए, पॉइंट सारे याद होने चाहिए। एकात्मक, संघात्मक, संस्थात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं याद होना चाहिए। और जो मतलब मौलिक अधिकार नीति निर्देशक, ये तो देखो अलग से चैप्टर आएगा तो उसमें हो जाएगा। उनके भाग क्या है, इंडिया की पॉलिटी में सबसे पहले देखना है कि संविधान में उल्लेखित कहाँ है, कौन से भाग में, फिर उस भाग में तो फिर उसके अनुच्छेद भी होंगे, फिर उनके अनुच्छेद भी पता होना चाहिए। और फिर अपने जो और विशेषता 15 के, तो 15 के अगर आपके पॉइंट्स याद होंगे तो भी आपको आराम से ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब अगला पार्ट है भारतीय संविधान के स्रोत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज याद है होनी चाहिए। पहला सबसे पहले लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश काल में कई अधिनियम पारित हुए थे, आपको अपने हिस्ट्री पढ़ रखी है तो 1919 का अधिनियम भी इम्पोर्टेंट था, 1935 का भी था। उससे पहले 1861 से स्टार्ट होता है, 1861 का अधिनियम आता है, 1892 का अधिनियम आता है, 1909 का अधिनियम आता है, 1919 का अधिनियम आता है, 1935 का अधिनियम आता है। ठीक है, ये ब्रिटिश काल में शासन व्यवस्था में सुधार हेतु समय पर जो प्रावधान किए गए थे वो अधिनियम है। उनमें एक है भारत शासन अधिनियम 1935। उस अधिनियम में कुछ बातें थी जो संविधान निर्माताओं को अच्छी लगी, उनसे भारतीय संविधान में क्या क्या बातें ली गई वो अपने को ध्यान में रखना है। संघीय व्यवस्था जो है अपने पढ़ा, फेडरल सिस्टम है, वो 35 के अधिनियम से प्रभावित है। राज्यपाल का कार्यालय, गवर्नर का ऑफिस है, वो अपने 1935 के अधिनियम से लिया गया है। न्यायपालिका का ढांचा, जितना न्यायपालिका के त्रिस्तरीय ढांचा है, 4 यह उच्चतम न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय होगा, अधीनस्थ न्यायालय होंगे, ये 1935 के अधिनियम से है। आपातकालीन उपबंध, ये ध्यान में रखना है। आगे एक चीज और आएगी, अपने को अभी याद रखो, आपातकालीन उपबंध है कहाँ से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। एक लोक सेवा आयोग 1935 से। शक्तियों के वितरण की 3 सूची, आपको पता होगा कि भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची है, वो शक्तियों के वितरण से संबंधित है। 3 सूची कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वे विषय है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ सरकार को है। राज्य सूची में कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय रख दिए जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन दोनों में अगर विवाद की स्थिति होती है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है,
तो ये शक्तियों के वितरण की 3 सूची ली कहाँ से हमने, ये ली अपने 1935 के बाल शासन अधिनियम से। तो क्या क्या याद रखना है, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग और शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। ठीक है, अब अपने आगे चलते हैं ब्रिटेन के संविधान से। अब विभिन्न देशों के देखते हैं। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पूरा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम से संबंधित जो है, जैसे मंत्रिमंडल प्रणाली इसी का भाग है, विधायी प्रक्रिया इसी का भाग है, राज्य अध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र, अपने पढ़ा संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका, ये चारों इससे संबंधित है। तो एक याद हो जाएगा कि संसदीय प्रणाली, तो उस संसदीय प्रणाली से संबंधित जो जो बात है वो सारी अपने कहाँ से लिए, ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता, ये ध्यान में रखना है, एकल नागरिकता, हम भारत के लोग हैं, ये कहाँ से लिया गया, हम एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से। परमाधिकार रिट जारी की जाती है, अभी बताया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में 5 प्रकार की रिट जारी हो सकती है, वो रिट कहाँ से ली गई है, ये ब्रिटेन के संविधान से। परमाधिकार, द्विसदनवाद, द्विसदनवाद संसदीय प्रणाली की विशेषता है। संसदीय विशेषाधिकार, ये भी संसदीय प्रणाली की विशेषता है। तो एक ब्रिटेन के संविधान का एक शब्द है संसदीय प्रणाली, अलग से एकल नागरिकता, परमाधिकार रेट, बाकी सारी ये संसदीय प्रणाली की विशेषताओं से संबंधित है। तो ये आपको ब्रिटेन के संविधान लगाना है उसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, याद रखना है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से, और न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका को लगता है कि संसद ने ऐसा कानून बना दिया, ऐसा कोई कार्य किया है जिससे संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंच रही है या संविधान को उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायपालिका उस कानून का पुनरीक्षण, मतलब उस कानून का निरीक्षण कर सकती है। और अगर न्यायालय को लगता है कि ये संविधान के उल्लंघन हो रहा है, तो उस कानून को न्यायपालिका के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाएगा। वैध नहीं, अवैध, उसका मतलब ये तो न्यायपालिका है, ये बोलेगी कि संसद है उसने संविधान का उल्लंघन किया है, और संविधान का रक्षक कौन है, न्यायपालिका। तो उस कानून को अवैध घोषित करने की जो न्यायपालिका की शक्ति है, वो होती है आपकी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। और ये अपने देश में कहाँ से आई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाएंगे कैसे, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, आगे राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आराम देखेंगे अपने, और उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे तो उनके न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है, वो पूरी प्रोसेस कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये अलग अलग है, आपको याद करने हैं, सीधा क्वेश्चन आ सकता है उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, और साथ में राष्ट्रपति को हटाने वाली प्रोसेस है उसे महाभियोग का नाम देते हैं। उस ये कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पूरा पद है, एक भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है, उस वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अब देखते हैं, अपने कर लिया 1935 के अधिनियम से क्या क्या बात ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से क्या बात ली गई है, अमेरिका के संविधान से क्या बात ली गई है। अब अपने पढ़ते हैं आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान नाम आते ही एक तो क्लियर हो गया होगा, नीति निर्देशक तत्व, तो एक तो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्य है उनमें 12 सदस्य है, उनका मनोनयन किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो नॉमिनेशन किया जाता है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये प्रणाली अपने कहाँ से ली है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति है वो अपने आयरलैंड के संविधान से। 3 ही बात है, तीनों इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन, नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है वो अपने आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, कनाडा के संविधान से क्या लिया, तो कनाडा के संविधान से
केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। राज्य में एक राज्यपाल होगा, उस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र करेगा। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था है अपने, संघीय व्यवस्था समझ चुके हो अभी किया। संघीय व्यवस्था है, लेकिन उस संघीय व्यवस्था में केंद्र सशक्त होगा, केंद्र मजबूत होगा। ये बात कहाँ से? कनाडा के संविधान से। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां होती हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार। परामर्शी न्याय निर्णय मतलब उच्चतम न्यायालय को कुछ बातों पर राष्ट्रपति को सलाह देनी होती है। वो कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्ति का केंद्र में निहित होना। अब अवशिष्ट शक्ति क्या होती है कि अपने पढ़ा कि संविधान में 3 अनुसूची थी। तीनों अनुसूची कहाँ से आई? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कहाँ पढ़ा अपने प्रावधान? अपने पढ़ा 1935 के अधिनियम से लिया गया है तीनों जो सूची है। अब अवशिष्ट शक्ति क्या होती है? कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जो तीनों सूचियों में उल्लेखित नहीं है, उन पर केंद्र बनाने का उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। और ये अवशिष्ट शक्ति केंद्र में, पहले ये था कि अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित हो कि राज्य में निहित हो, तो ये अवशिष्ट शक्ति है, ये केंद्र में निहित होगी, केंद्र बनाएगा इन पर कानून। ये प्रावधान अपने कहाँ से लिया? कनाडा के संविधान से लिया। तो कनाडा के संविधान से याद रखना, राज्यपालों की नियुक्ति, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये लिया गया कनाडा के संविधान से। अब फ्रांस के संविधान से क्या लिया? फ्रांस के संविधान से 2 बातें याद रखनी है। एक तो जो गणतंत्रात्मक ढांचा, गणतंत्रात्मक मतलब अपना जो देश का सर्वोच्च व्यक्ति होगा वो वंशानुगत ना हो। वंशानुगत होता है एक, वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगा, उसे कहते हैं गणतंत्रात्मक। तो ये गणतंत्रात्मक ढांचा कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। प्रस्तावना पढ़ते हैं अपने, प्रस्तावना भी आगे करेंगे, उसमें वर्ड आएगा स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श प्राप्त करने के लिए। तो इस स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की संविधान से। 2 याद रखना, गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? समवर्ती सूची। तीनों सूचियों का प्रावधान एक साथ है, वो तो किया गया है 1935 के अधिनियम में। समवर्ती सूची अलग से पूछ ले आपको कि समवर्ती सूची कहाँ से है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से याद रखना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये आप बहुत ही अच्छे से याद रखना। ये क्या है? संविधान का अनुच्छेद है 108। अनुच्छेद 108 के तहत अगर लोकसभा, राज्यसभा में किसी कानून या विधेयक को लेकर के गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और वो पारित नहीं होता है, तो साधारण विधेयक, केवल और केवल साधारण विधेयक है। विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, एक साधारण विधेयक होता है, एक संविधान संशोधन विधेयक होता है और एक धन विधेयक होता है। 3 होता है, एक साधारण विधेयक है, एक धन विधेयक होता है और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन जो संविधान में संशोधन करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये 3 विधेयक है, उनमें पहली बात ध्यान में रखना है, तीनों में केवल और केवल साधारण विधेयक के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है, अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। साधारण विधेयक के लिए होगी, अगर दोनों सदनों में किसी विधेयक के लिए गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो फिर संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाएगी, ठीक है। और इस संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता अपने अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, उसमें एक स्वतंत्रता अपने पढ़ेंगे जो मौलिक अधिकार वाला चैप्टर है, उसमें अनुच्छेद 19 के तहत उसमें व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, ये अपने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दी गई है। 3 बात, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस से गणतंत्रात्मक, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श, ठीक है। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्ति है वो केंद्र में निहित होगी, ठीक है। आयरलैंड में 3 बात है, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और नीति निर्देशक तत्व।
अमेरिका मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उनकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और सर्वोच्च न्यायालय उच्च। यहाँ ध्यान में रखना न्यायालय से संबंधित ज़्यादा पार्ट है अमेरिका के संविधान से। न्यायालय की स्वतंत्रता हो गई, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, न्यायालय के सदस्य न्यायाधीश है उनको हटाया कैसे जाएगा, और राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो याद रखना राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति अपने कहाँ आई है, आयरलैंड के संविधान में, और राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ आया है, अमेरिका के संविधान में। मूल अधिकार सबको पता ही होगा, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अब जर्मनी के संविधान, जर्मनी के संविधान से अपने एक बात ली है, और वो कौन सी है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। अपने पढ़ा आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया, 1935 के अधिनियम से लिया, और उसमें 3 प्रकार के आपातकाल बताया गया, आपातकाल का प्रावधान। लेकिन जब आपातकाल लागू होता है उस दौरान मूल अधिकार है वो स्थगित हो जाएंगे, मूल अधिकारों का स्थगन। ये कहाँ से लिया गया, ये जर्मनी के संविधान से। तो मूल अधिकारों का स्थगन आपातकाल के टाइम होता है, वो लिया आपका जर्मनी से। दक्षिण अफ्रीका का संविधान भी लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपने क्या क्या बात ली, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ध्यान में रखना। एक आया था राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, 12 सदस्यों का होता है, एक आया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब अपने 250 टोटल सदस्य है, उसमें 238 का निर्वाचन होता है, 12 का मनोनयन होता है। अब निर्वाचन है वो कहाँ से लिया, दक्षिण अफ्रीका का संविधान से भी निर्वाचन है वो कौन करेगा, जो विधानसभा के सदस्य है वो निर्वाचित करके भेजेंगे। ठीक है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन कैसे होगा, ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ध्यान में रखना। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से संविधान संशोधन किया जाएगा, वो अपने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। सोवियत संघ जो पहले, अब रूस है, पहले सोवियत संघ था यूएसएसआर, उससे क्या लिया गया है, प्रस्तावना है। प्रस्तावना में 3 वर्ड आएंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है, उनका आदर्श है वो प्रस्तावना में है, वो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो अपने मूल संविधान में नहीं थे, कहाँ कब जोड़ेंगे, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन आता है, उससे एक और मौलिक कर्तव्य जोड़े जाता है। ये मौलिक कर्तव्य कहाँ, कौन सी समिति आई थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आती है। ये मौलिक कर्तव्य अपने कहाँ से दिमाग में आया कि मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, तो ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। ठीक है। जापान का संविधान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है। तो ये थे अपने अलग अलग देशों में इंपॉर्टेंट जो मुख्य थे, इस देश के संविधान से ये लिए गए, और ये सारे आपको याद होना चाहिए। मोस्टली इनसे सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आते हैं, एक तरफ आपके 4 देश के नाम दे देंगे, एक तरफ 4 व्यवस्था नाम दे देंगे, और उनको आपको सुमेलित करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हमेशा हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप इसको याद कीजिए, बार बार इनको अपने एक नोट्स बनाइए, उसमें लिख लीजिए, और लिखो कैसे कि जो आपको लगे कि ये कॉमन बात है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो कहाँ से है, बाकी सदस्यों का मनोनयन है वो कहाँ से है, तो इस हिसाब से ये एक जगह लिखो ताकि आपको भी याद रह सके कि यहाँ निर्वाचन है वो यहाँ से है, और उसी का पार्ट एक जो मिले, एक जैसे न्यायालय वाले पार्ट है वो एक तरफ कर लो, इस हिसाब से कीजिए क्या कि याद रहे वो। ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं अनुसूची। फिलहाल कितनी अनुसूची है, 12। मूल संविधान में कितनी थी, 8। अब अपने देखेंगे कि इन 12 की 12 अनुसूचियों में क्या खास बात है, और एक एक वर्ड में अपने को याद करना है कि अपने पहले पढ़ते हैं, फिर सिर्फ एक वर्ड में कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, एक वर्ड से अपने को याद रह जाए, वो 12 की 12 देखेंगे। पहली अनुसूची भारतीय संघ के राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नाम, उनके क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। पहली अनुसूची है, उसमें तो पूरे भारत संघ में कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित क्षेत्र प्रदेश है, उनके सब के नाम है, उनका कितना क्षेत्र है, वो है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य की सेम विधानसभा पे आ जाओ, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक को प्राप्त होने वाला वेतन, भत्ता,
पेंशन और विशेषाधिकार के बारे में उल्लेख है। सिंपल। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में है। किस किस के हैं? तो अब अपने देखो, भारत का राष्ट्रपति है, राज्य में राज्यपाल है, ठीक है। फिर राज्य में राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति। अब लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सेम बात राज्यों में। विधानसभा और विधान परिषद 2 अंग होते हैं, तो उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, ठीक है। तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के, और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। किसकी, कौन किस किस की कोई स्पेसिफिक है? तो केंद्र के जितने मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं, संसद सदस्य हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अपने को पता है कि हर व्यक्ति कोई भी पद ग्रहण करता है उससे पहले उन्हें एक शपथ लेनी पड़ती है। वो शपथ का उल्लेख उसमें है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? हर राज्य की, हर केंद्र शासित प्रदेश की, वो आपकी है। सीटों के आवंटन है राज्यसभा में, वो चौथी अनुसूची। पांचवी, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कुछ अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र है, उनका प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है आपकी पांचवी अनुसूची में। फिर से देख लेते हैं। पहली में संघ, राज्य और संघ शासित क्षेत्र प्रदेशों के नाम, दूसरी में वेतन भत्ते पेंशन, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा में सदस्य सीटों का आवंटन। कितने, मतलब इस राज्य की कितनी सीट होगी? जैसे राजस्थान की राज्यसभा में कितनी है? 10 सीट है, तो ये सीट है ये चौथी में। पांचवी, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। हालांकि अनुसूचित जनजाति के प्रशासन पांचवी में आया। छठी में 4 स्पेसिफिक राज्य, चारों के नाम आपको याद रखने हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है आपकी छठी अनुसूची। सातवीं हम बात कर चुके हैं, तीनों सूची है। तो कौन सी? केंद्र राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में है। इसके लिए 3 सूची है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। कुछ मोटे मोटे कुछ विषय देख लेते हैं। इस सूची के विषयों के लिए सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अपने पढ़े हैं कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल केंद्र सरकार को है। कुछ मामले देख लेते हैं, जैसे विदेश मामले हो गए, युद्ध शांति हो गई, देश की प्रतिरक्षा हो गई, रेल होगी, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु शक्ति, ये विषय ये संघ सूची के हैं। राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। इसमें पुलिस आ गया, जेल, कृषि आ गया, स्वास्थ्य आ गया, स्थानीय प्रशासन आ गया, ये राज्य सूची का है। समवर्ती सूची में कुछ होंगे, केंद्र राज्य दोनों कानून बनाएंगे और ये कानून के विषय समान होते हैं, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। शिक्षा, वन, विवाह और तलाक से संबंधित विषय है, वो आपके समवर्ती सूची में आएंगे, ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषा। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भाषा है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा के बारे में उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 8वीं में। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में थी 14 भाषाएं। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी थी एक बार देख लो। वैसे आपको याद रखना है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है कौन सी अनुसूची में? 8वीं में। मूल में कितनी थी? 14 थी कौन सी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 से सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को इस अनुसूची में शामिल किया गया। सारी भाषाएं याद नहीं रखनी, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। 8वीं अनुसूची है क्या उसमें? मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। फिलहाल कितनी है? 22 है। लास्ट में कब जोड़ेगी? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से। और उसके दौरान 92वें संविधान संशोधन में किन किन को शामिल किया, सिर्फ वो याद रख लो, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। कौन से संविधान संशोधन से, कई बार ये पूछ सकते हैं, तो ये 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से जोड़ेगी। तो छठी में
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम उनका जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है। 7वीं में सूची है। 8वीं में मान्यता प्राप्त भाषा है, संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा है। ठीक है, 8 तक तो था मूल संविधान में। अब 9वीं अनुसूची 10वीं 11वीं 12वीं बाद में जोड़ी गई है। अब इन 4 का अपने को क्या ध्यान रखना चाहिए, कब जोड़ी गई, और जोड़ी गई है तो संविधान में कोई संशोधन हुआ होगा, ऐसे तो जोड़ नहीं सकते। तो कौन से संविधान, किस संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया, वो अपने को ध्यान में रखनी है। समझ आया? तो पहले 9वीं अनुसूची है। सबसे पहले देखो भूमि है किससे संबंधित, भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। भूमि सुधार जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। कब लागू किया गया, पहला संविधान संशोधन ही इसके लिए किया गया। 1950 में संविधान लागू होने के बाद 1951 में पहला संविधान संशोधन कर दिया जाता है, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो इस 9वीं अनुसूची जोड़ दी, कब पता चल गया, इस अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा बोले नहीं की जा सकती, परंतु उच्चतम न्यायालय ने 2007 में निर्णय दिया कि इसकी भी कानून न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 9वीं अनुसूची बनाई, आरंभ में ये व्यवस्था की कि अगर जो कानून है न्यायिक समीक्षा के दायरे से जिनको बाहर रखना है वो 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था। लेकिन 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून है उनकी भी समीक्षा की जा सकती है। तो याद रखना क्या है, किससे संबंधित है, भूमि सुधार जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से। कब जोड़ेगी, पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से। ठीक है, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची किससे जोड़ी, दल बदल से संबंधित नियमों के बारे में उल्लेख है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जोड़ा गया। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित नियमों के बारे में। एक दल का व्यक्ति दूसरे दल में चला जाता है, दल बदल लेता है, तो किन परिस्थिति क्या क्या नियम है, वो नियमों का उल्लेख कहाँ किया गया है, 10वीं अनुसूची में। और ये 10वीं अनुसूची जोड़ी कब की, जोड़ी थी 52वें संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं 12वीं अनुसूची अपने बहुत बार पढ़ चुके हैं स्थानीय सुशासन वाले चैप्टर में। 11वें से आता है पंचायती राज, 12वें में आता है नगरीय निकाय। पंचायत के उत्तरदायित्व या शक्ति प्राधिकार से संबंधित नियम कानून के बारे में, इसको 73वें संविधान संशोधन से लागू किया गया। और 12वीं को नगर पालिका के उत्तरदायित्व शक्ति है और इसको 74वें संविधान संशोधन से लागू किया गया। तो 12 की 12 अनुसूची समझ आई, एक बार देख लेते हैं। पहली में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है, दूसरी में वेतन भत्ते पेंशन है, तीसरी में शपथ का उल्लेख है, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है, 6ठी में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के बारे में स्पेशल प्रावधान है, 7वीं में 3 सूची का उपबंध है, 8वीं में संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा कितनी है वो उल्लेख है, 9वीं अपने जोड़ी 1951 में प्रथम संविधान संशोधन से भूमि सुधार जमींदारी प्रथा से है, 10वीं अपने दल बदल के बारे में नियमों वाली है और कब जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से। 11वीं 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई और 73वां संविधान संशोधन आते ही आपको याद होना चाहिए पंचायती राज है। 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई 12वीं अनुसूची वो नगरीय निकायों से संबंधित है। ठीक है, तो ये 12 की 12 अनुसूची है वो आपको याद होनी चाहिए और जो संविधान वाले जो सोर्स किए अपने कहाँ किस देश से कहाँ लिए गए वो आपको पता होनी चाहिए। इससे क्या है कि यहाँ से आपके एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा कहीं न कि हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये इस तरह से आते आपको रखना है। अब आ गई प्रस्तावना। प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना क्या है अपने देख लेते हैं, इसमें क्या क्या वर्ड है वो पता होना चाहिए। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, समझ आया। अब अपने पीछे देखा होगा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं।
अब आपको ध्यान में रखना है ये वर्ड कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, और क्रोनोलॉजी में भी याद होना चाहिए कौन सा वर्ड पहले है कौन सा दूसरा है, आगे इस हिसाब से। और ये 26 नवंबर 1949 है। अब तो समझ आ गया होगा कि इस दिन अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित है। तो इस तारीख को क्यों अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को? क्योंकि इस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और कुछ उपबंध है इस दिन लागू हो चुके थे। ठीक है, तो ये आपकी प्रस्तावना है। संविधान का परिचय है, भूमिका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक ही बार अपने प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। उसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया। सीधा क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में 2 क्वेश्चन बनते हैं, किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। और इससे कौन से शब्द जोड़े गए? तीनों शब्द याद होने चाहिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तीनों शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपने किया भारतीय संविधान स्टार्टिंग में पहली विशेषता थी, उसमें अपने क्या पढ़ा? इतने भाग थे, इतनी अनुसूची थी, ये था। अनुसूची अपने कंप्लीट कर चुके हैं। भाग कितने थे? 22 भाग थे। अब मोटा मोटा इसमें आप देखना ये है कि 22 भाग में क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, कुछ आप है। पहला तो सबको याद है, पहले में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है 1 से 4 तक। दूसरा भाग है उसमें नागरिकता का उल्लेख है, नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तीसरे भाग अपने पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। चौथा भाग राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, वहाँ 36 से 51 तक है। अपने अनुच्छेद यह है 36 से 51। भाग 4 क जोड़ा गया, मूल कर्तव्य या ना अपने संविधान की विशेषता। भाग 4 में क भाग जोड़ा गया और मूल कर्तव्य 51 का एक अनुच्छेद डाल दिया। 5 में संघ सरकार से संबंधित सारे प्रावधान है। 6 में राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान है। ये 6 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। पहले में संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में नीति निर्देशक तत्व, 4 क में मूल कर्तव्य, 5 में संघ, 6 में राज्य। अब राज्य उसका अनुच्छेद 152 से 237 तक है। ठीक है, 7 है वो मूल संविधान में भाग था 7, राज्यों के समय पद्धति थी, लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1956 के द्वारा इस भाग को ही निरस्त कर दिया गया। अब भाग 7 नहीं है। भाग 8 है, अब अपने 5 में संघ था, 6 में राज्य था और 7वां कट हो गया। 8वें में संघ राज्य क्षेत्र का बताए, संघ राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद 239 से 242 तक। 9 अपने पढ़ चुके हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से भाग 9 जोड़ा, अनुसूची 11 जोड़े। भाग 9 में पंचायत है और 200 ये यानी ये 243 यहाँ रखना है, अनुच्छेद 243 है, ये वापस 243। 9 क जोड़ा नगर पालिका से संबंधित है 74वें संविधान संशोधन से, अनुच्छेद तो 243 एक ही था। 9 ख सहकारी समितियां, 9 ख और जोड़ा गया सहकारी समितियों से संबंधित। भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में स्पेसिफिक प्रावधान है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध कैसा होगा, इनके बीच में विधायी संबंध क्या है, वित्तीय संबंध क्या है, प्रशासनिक संबंध क्या है, उसका अनुच्छेद है 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और छूट से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, 264 से 300 का है। अब आपने देखा होगा कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें संपत्ति का अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसे एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया जाता है और कानूनी अधिकार बना के उसे जोड़ा कहाँ जाता है, 300 क से में यहाँ जोड़ा जाता है। 300 क अनुच्छेद है उसका 300 क और संपत्ति के अधिकार आता है। अब क्या है संपत्ति का अधिकार, एक है कानूनी, एक विधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य 301 से 307 तक है। भाग 14 संघ राज्य के अधीन सेवाएं जितनी है 308 से 323। 14 क में न्यायाधिकरण है, न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल है। 15 में निर्वाचन है, ये इंपॉर्टेंट है। भाग 15 निर्वाचन 324 से 329 अनुच्छेद है। 16 कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान नहीं करना। 17 में राजभाषा है, राजभाषा को उल्लेख कहाँ है, भाग 17 में है।
और अनुच्छेद 343 से 351 तक है। आपात उपबंध जो अब 3 कर चुके हैं, 352, 356, 360, वो आपात उपबंध का भाग कौन सा है? भाग 18 है। कौन सा? 18, 352 से 360। 19 में विविध है, नहीं करना है। 20 में संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन होगा। कैसे? तो 368 एकमात्र अनुच्छेद है, 368, भाग आपको याद रखना है 20। तो संविधान संशोधन कहाँ दिया गया है? अपने संविधान संशोधन सिलेबस में स्पष्ट दिया हुआ है। आगे अपने पढ़ेंगे संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है। तो ये संविधान संशोधन है, ये कहाँ है? भाग इसका 20 याद रखना है, अनुच्छेद 368 है। 21 में अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध है, ये नहीं करना। 22 में लघु शीर्षक प्रारंभ की तिथि, हिंदी में आधिकारिक पाठ निरसन 393 से 95। ये आपके संविधान के पूरे 22 भाग हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो करना याद आपको। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये राजभाषा और पहले स्टार्टिंग के 5-6 जो है वो सारे करने हैं। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट आता है भारत के संविधान में संशोधन। अपना पहले लाइन सिलेबस में है, उसमें संविधान संशोधन दिया हुआ है, दिया है संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता, संवैधानिक संशोधन। अब अपने संवैधानिक संशोधन में देखना है कि संशोधन करने की शक्ति किसके पास है संविधान में, और संविधान में संशोधन करने की शक्ति जिसके पास है, मान लो क्या है 100% या संसद के पास है, तो संसद किस तरीके से संविधान में संशोधन कर सकती है, उसका संविधान में कहाँ प्रावधान है। तो कहाँ अपने देख चुके हैं, भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में। और 368 में है कितनी प्रक्रिया से संविधान में संशोधन हो सकता है, उसमें 2 तरह के संविधान में संशोधन है हो सकते हैं। ये सारी चीजें अपने देखेंगे। संशोधन की शक्ति किसके पास है, कितने प्रकार से संशोधन होंगे और क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। संशोधन की शक्ति संसद के पास है, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन 368 में 2 प्रकार से प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रक्रिया और देखेंगे। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, पर्याप्त परिवर्तनशील संविधान है। लिखित संविधान होते हुए भी पर्याप्त परिवर्तनशील है। केवल कुछ ही ऐसे उपबंध है जिनमें परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है, बाकी साधारण तरीके से भी इसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है। संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया के प्रावधान भाग 20 में अनुच्छेद 368 में है। ठीक है। इस शक्ति का इस्तेमाल करके संसद, तो शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद क्या करेगी? बिना बुनियादी ढांचे को बदले संविधान की उद्देशिका, मूल अधिकार जैसे लगभग सभी प्रावधान में संशोधन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1973 में केशवानंद भारती केस में संविधान का बुनियादी ढांचा तय किया जाता है, जिनमें संशोधन कर मूल ढांचे को मतलब उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया। उनको छोड़कर उनको नहीं बदल सकते। बाकी संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्णतः शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है। तो शक्ति वर्ड समझ आ गया किसके पास है, ये ध्यान में रखना है। प्रक्रिया 368 है, ये आपको ध्यान में ही है। 368 में क्या क्या प्रक्रिया उल्लेखित है वो आपको ध्यान में रखनी है। संविधान संशोधन की शुरुआत किसमें की जाएगी? संसद में की जाएगी, और संसद के किसी भी सदन में संशोधन का जो विधेयक है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। राज्य की विधानसभा में संविधान का संशोधन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, केवल और केवल संसद में लाएंगे। लेकिन संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। विधेयक किसी मंत्री या खानगी सदस्य भी प्रस्तुत कर सकता है। संसद सदस्य हो या मंत्री या गैर मंत्री, कोई भी इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पहले पढ़ा शक्ति किसके पास है, अब किस तरीके से संशोधन हो सकता है, प्रोसेस क्या है वो पढ़ रहे हैं। तो प्रोसेस में सबसे पहले तो अपने यही देखते हैं कि संविधान में संशोधन करने की कहाँ लेके आएंगे, प्रस्ताव लाएंगे, कहाँ लेके आएंगे? संसद की किसी भी सदन में ला सकते हैं, और सदन में लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती। कोई धन विधेयक है, जैसे धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती। यह संशोधन बिल दोनों सदनों में उस सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा
तथा उस सदन के उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित करना पड़ेगा। समझ आया? संविधान में संशोधन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। मंत्री ला सकता है प्रस्ताव, संसद का अन्य सदस्य भी प्रस्ताव ला सकता है। प्रस्ताव से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं, और प्रस्ताव लाने पर दोनों सदनों में, हर सदन में कुल सदस्यों का तो बहुमत और जितने उपस्थित है, जितने मतदान करने वाले हैं उनका 2/3 बहुमत है, उससे अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है दोनों सदनों में तो उसे संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ माना जाएगा। ठीक है? प्रत्येक सदन को अलग अलग विधेयक पारित करना होगा। अगर किसी वजह से दोनों सदनों में असहमति हो जाती है तो बिल रद्द हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक अपने कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। केवल साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संविधान संशोधन विधेयक में अगर दोनों में गतिरोध हो रहा है लोकसभा राज्यसभा में तो फिर वो बिल रद्द हो जाएगा, ना कि संयुक्त बैठक होगी। ठीक है? अगर बिल संविधान के परिसंघीय ढांचे मतलब राज्य संविधान संशोधन को ऐसा बिल लाया जा रहा है जिससे राज्य भी प्रभावित हो रहे हैं, राज्यों में ऐसी राज्यों की व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बिल संविधान के परिसंघीय प्रावधान को संशोधित करना चाहते हैं तो उसे कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा सामान्य बहुमत से पारित करना होगा। सामान्य बहुमत मतलब उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का बहुमत। अभी हम करेंगे, वैसे ये मोटी मोटी एक बार प्रक्रिया बताई गई है कि अगर संसद, पहली बात है संसद में संशोधन हो सकता है। केवल संविधान संशोधन विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? संसद में लाएंगे। संसद में कौन से सदन में? कोई से भी सदन में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। ले आए तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। संसद सदन में ले आए तो कितने बहुमत से? विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। विशेष बहुमत किसे कहते हैं? कुल सदस्यों का तो साधारण बहुमत, यानी कुल सदस्यों की 50% + 1 और उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करना होगा। दोनों सदन, पहले एक सदन ने पारित किया, दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन ने पारित कर दिया, तब तो वह बिल पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति उसे स्वीकार करेगा, अस्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है? और प्रत्येक सदन है, अब बात यह होगी कि दोनों सदन ने पारित कर दिया तब राष्ट्रपति के पास जाएगा, लेकिन दोनों सदनों में गतिरोध हो गया तो क्या संयुक्त बैठक हो सकती है? तो संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। अब ये तो था संसद की बात, लेकिन संविधान में कुछ प्रावधान संविधान में ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना हो तो उसके लिए आधे राज्यों के विधानमंडल से सहमति लेनी होगी, तभी वह पारित होगा। उसमें क्या होगा? संसद है वो विधेयक पारित करके राज्यों के पास भेजेगी। राज्य है उसमें 14 राज्य अगर सहमति दे दे, आधे राज्य विधानमंडल मतलब 28 में से 14 राज्य अगर सहमति दे देते हैं तो वह विधेयक पारित हुआ माना जाएगा। आगे अपने देखेंगे कि वो कौन से प्रावधान है जिसमें राज्य विधानमंडल की सहमति की जरूरत पड़ सकती है। तो ये है आपकी पूरी प्रक्रिया। ओके, अब दोनों सदन बिल पास होना और आवश्यक स्थिति में आधे राज्य सहमति भी दे दी तो जाएगा राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर अनुमति देनी ही होगी। राष्ट्रपति न तो अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकता और नए संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी एक बार ये पढ़ लेते हैं फिर बताती हूँ। राष्ट्रपति की सहमति हो गई तो यह विधेयक संविधान संशोधन कानून बन जाएगा और संविधान में इस कानून के अनुसार जो संशोधन करना है वो सुधार हो जाएगा। अपने पढ़ा 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। एक साधारण विधेयक, एक बार वापस से लिखती हूँ, साधारण विधेयक। ठीक है? एक होता है आपका धन विधेयक और एक होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक। ये बात चल रही है अपने संविधान संशोधन की। तीनों विधेयक लास्ट में किसके पास जाएंगे? लास्ट में जाएंगे राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास इन विधेयकों के संबंध में कितने अवसर क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति? राष्ट्रपति के पास स्वीकार, अस्वीकार या पुनर्विचार। पुनर्विचार का मतलब एक बार कुछ सुधारों के साथ वापस भेज सकता है। संसद उन प्रस्ताव को स्वीकार कर ले या ना करके वापस अगर राष्ट्रपति के पास भेजते तो उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो 3 अवसर है। अब 3 अवसर है, अब आपको हमेशा ध्यान रखना, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1 याद रखना। साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास 3 अवसर है। वो स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। धन विधेयक के संबंध में 2 ही है अवसर, स्वीकार या अस्वीकार। धन विधेयक पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते।
लेकिन संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के पास एक ही अवसर है, वो क्या, स्वीकार करना ही है। राष्ट्रपति अनुमति देनी होगी, न तो अपनी वीटो शक्ति इस्तेमाल कर सकता, न संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता। ठीक है, और राष्ट्रपति सहमति दे देता है तो फिर ये विधेयक पारित हो जाएगा, जो संशोधन करना है वो संशोधन हो जाएगा। तो याद रखना हमेशा ये 3-2-1 की प्रोसेस है। यहाँ साधारण विधेयक के है, यहाँ धन है और यहाँ संविधान संशोधन है। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो इस तरह से संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा। ठीक है, अब कितने प्रकार के संशोधन है आपने पहले पढ़ा, क्या पढ़ा, शक्ति किसके पास है, क्या प्रक्रिया है, क्या कितने प्रकार है, शक्ति संसद के पास है, प्रक्रिया अपने पूरी देख ली। अब कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं मोस्टली। संसद के साधारण बहुमत से संशोधन वाले विधेयक 3 प्रकार है, पहले बता देती हूँ। संसद एक है साधारण बहुमत से संशोधन करे, कुछ प्रावधान तो ऐसे होंगे जिन्हें संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संशोधन कर सकते हैं। कुछ प्रावधान ऐसे होंगे जिनमें संसद को विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। विशेष बहुमत क्या होता है, जो अभी पढ़ा। कुछ प्रावधान ऐसे होंगे जिसमें संसद को विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के विधानमंडल का समर्थन। तो 3 प्रकार है। अब बात करें जहां साधारण बहुमत से संशोधन वाली बात है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 368 2 ही बात करता है, विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का विधानमंडल। ठीक है, अब आपको समझ आएगा संसद के साधारण बहुमत से संशोधन। इस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन को सिर्फ साधारण बहुमत से पारित करना होगा। साधारण बहुमत मतलब उपस्थित मतदान वालों का बहुमत 50% से ज्यादा है, उपस्थित मतदान करने वाले लोग हैं उनका बहुमत है, तो वे साधारण बिल हो जाएगा, साधारण बहुमत हो जाएगा। यह प्रक्रिया सामान्य बिल पारित करने की प्रक्रिया के समान है। यह संशोधन अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर आता है। मतलब जब नीचे दिए गए प्रावधान में कोई संशोधन होता है तो उसे साधारण संशोधन माना जाएगा। ये ध्यान में, इतने प्रोसेस है जिनमें संशोधन करने के लिए संसद को साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। नए राज्यों का प्रवेश है, स्थापना करनी है, अनुच्छेद 2 है ये, अनुच्छेद 2। नए राज्यों का गठन है, मौजूदा राज्य के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना है, अनुच्छेद 3। तो राज्यों का गठन, प्रवेश करना है, कोई गठन करना है, उससे संबंध में कोई संशोधन करती है तो अनुच्छेद 1 में परिवर्तन होगा और 3 में परिवर्तन होता है तो संसद को साधारण बहुमत की जरूरत होती है। नागरिकता को प्राप्त करना है, समाप्त करना है, भाग 2। राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन है चाहे निर्माण है, अनुच्छेद 169। संसद में गणपूर्ति, अनुच्छेद 100 में कोई संशोधन करना है तो। संसद सदस्यों के वेतन भत्तों में कोई संशोधन करना है तो। संसद में प्रक्रिया के नियम, संसद उनके सदस्य उनकी समितियों के विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का उपयोग, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या होगी ये तय करनी है तो संसद को साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना है, राजभाषा का उपयोग, संसद राज्य विधानसभा के चुनाव, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेश, ये है। इनमें अगर संशोधन किया जाता है तो संसद को साधारण बहुमत की जरूरत होगी और साधारण बहुमत वाले प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी अनुसूची में क्या था, वेतन भत्ते और पेंशन, यही था। दूसरी अनुसूची में उल्लेखित जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, न्यायाधीश है, उनके वेतन भत्ते विशेषाधिकार है, उनमें संशोधन करना हो। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, 2, 5 और 6, इन तीनों अनुसूचियों में अगर संशोधन करना हो तब संसद को साधारण बहुमत से संशोधन हो जाएगा। ठीक है, ये साधारण वाला है। अब अपने को ध्यान में, तीनों अनुसूची ध्यान में रखना। अब अपने दूसरी प्रोसेस क्या है कि संसद में कुछ विशेष बहुमत से संशोधन करना पड़ेगा। अब ये तो पढ़ चुके हैं विशेष बहुमत क्या होता है, ये एक बार और बता देती हूँ कि संविधान के ज्यादातर प्रावधान है वो संसद के विशेष बहुमत से सुधारेंगे। विशेष बहुमत क्या होंगे, उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 और कुल सदस्य उनका 50% से अधिक। यहाँ कुल सदस्य मतलब है कि सदन के चाहे रिक्त सीट है, चाहे कोई पद उस दिन कोई व्यक्ति नहीं आया है, कैसे भी रिक्त खाली पद पड़ा है वो भी काउंट होगी, टोटल सीट होगी इसमें। ठीक है, यानी उपस्थित, अनुपस्थित और रिक्त सीट सारी इनमें कुल सदस्यता आएगी। तो कुल सदस्य का तो 50% प्लस 1 ये बहुमत हो गया और जितने उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले हैं उनका 2/3 बहुमत हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका विशेष बहुमत। विशेष बहुमत
उसमें कौन कौन है? तो इस प्रक्रिया में संसद मौलिक अधिकार है, उसमें कोई चेंज करना पड़ गया तो विशेष बहुमत होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनमें संशोधन करना पड़ गया तब संसद को विशेष बहुमत की जरूरत होगी। उद्देशिका जैसे प्रस्तावना जैसे बाकी सभी प्रावधान जो प्रक्रिया 1 और 3 में नहीं है उसमें अगर संशोधन करना पड़े तो संसद को विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। अब रही तीसरी बात है, कौन सी तीसरी? कि कुछ ऐसे प्रावधान भी है जिसमें संसद को विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य के विधानमंडल है उनका समर्थन भी लेना होगा। तो ये कौन से प्रावधान है? तो संविधान के ऐसे उपबंध जो देश की शासन प्रणाली को परिसंघीय स्वरूप देते हैं उसमें संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा और ये सबसे कठिनतम प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऊपर उल्लेखित संसद का विशेष बहुमत तो चाहिएगा ही चाहिएगा, साथ में आधे राज्यों से सहमति लेनी होगी और संसद से पारित होने के बाद राज्य विधायिका है उनको साधारण बहुमत से इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना होगा। यानी संसद को विशेष बहुमत से और राज्यों को साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करना होगा। अगर 14 राज्य सहमत हो जाते हैं, पारित कर देते हैं, तब यह संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ माना जाएगा। ठीक है। अब इसके तहत कौन कौन से उपबंध आते हैं? अगर आधा राज्य सहमति दे देते हैं तो संविधान संशोधित हो जाएगा, बाकी के राज्य बिल को पारित करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दें कि यहाँ पर राज्यों को विधेयक पारित करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। ये याद रखना कि राज्य है उनके लिए कोई समय सीमा है क्या? अभी 15 दिन के अंदर आपको विधेयक वापस करना होगा, महीने में नहीं, कोई समय सीमा नहीं है। मतलब आधे राज्य चाहे तो मिलकर संविधान संशोधन विधेयक को लंबित भी कर सकते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से उपबंध है? अब मैंने कहा इसमें ध्यान ये रखना है कि जो भी प्रोसेस है, इसमें जो भी प्रावधान है उससे राज्य प्रभावित हो रहे हैं तो उसका मतलब उसमें राज्यों की सहमति होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन और प्रक्रिया, अपने राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे तब देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की भागीदारी होती है। अगर उसमें संशोधन करना है तो राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। संघ राज्य के दोनों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अब शक्ति संघ और राज्यों की शक्ति में विस्तार करना है या शक्ति के संबंध में कुछ भी है तो क्या है, राज्यों की सहमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट और राज्य की न्यायपालिका के ढांचे में कोई संशोधन करना है तो लेनी पड़ेगी। संघ राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व यानी राज्यसभा, अनुसूची 4 में अगर कोई संशोधन करना है, अनुसूची 4 में, तो राज्य विधानमंडल की सहमति जरूरी है। 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची आपको पता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो अगर उसमें किसी विषय में अनुच्छेद 368 के उपबंध संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, यहाँ ये ध्यान में रखना है कि अगर 7वीं अनुसूची में संशोधन करे, अनुसूची 4 में संशोधन करे, खुद अनुच्छेद 368 में संशोधन करना पड़ जाए तो उसके लिए राज्यों के विधानमंडल की सहमति जरूरी है। तो समझ आया, संविधान का संशोधन है कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। क्या प्रोसेस है वो हमने देखी, विशेष बहुमत वाले किस हिसाब से विधेयक पारित होगा। फिर कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर आपको पूछे 368 में कितने प्रकार है तो 2 ही प्रकार बताने हैं, विशेष बहुमत वाला संसद का और दूसरा संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का विधानमंडल का समर्थन। कौन कौन से तीनों उपबंध किए अपने, तीनों में क्या क्या कौन कौन से प्रावधान है, ये मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए। सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें कौन सी प्रक्रिया से इनमें संविधान में संशोधन होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान में रखना है। तो आज हम इतना ही करेंगे अपनी इस क्लास में। अपने जो सिलेबस है उसकी पहली लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है, संविधान सभा, संविधान की विशेषता और संविधान में संशोधन। उससे नीचे उद्देशिका है वो भी अपने प्रस्तावना वाला पार्ट है कर चुके हैं। अब मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व है वो, और उसके बाद राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, वो अपने अगले क्लास में देखेंगे। तो अच्छे से इसको देखिए, पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और जो अपने EORO की जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है 19 से स्टार्ट हो रही है, उसको ज्वाइन कीजिए और टेस्ट देखिए, चेक कीजिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, तो 19 से स्टार्ट होंगे, आप अभी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।